Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue chapter number 12. Some basic principles and techniques of organic chemistry. आज जो हम डिस्कस करेंगे that is a very important topic, that is resonance effect और resonance structures. Resonance जो टर्म है इसके बारे में हमने केमिकल बॉन्डिंग वाला जो चैप्टर था वहाँ पर डिस्कस किया है. यहाँ थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं. देखिएगा, रेजोनेंस हम कहते कब थे, कब हम रेजोनेंस अप्लाई करते थे? तो जब किसी एक कंपाउंड, कोई भी एक कंपाउंड, उस एक कंपाउंड की सारी जो प्रॉपर्टीज होती है उन प्रॉपर्टीज को जब हम किसी एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए जब हम पॉसिबल जो स्ट्रक्चर्स बनाते थे उन पॉसिबल स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते थे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. और ये फिनोमिना कहलाता था रेजोनेंस. देयर आर मैनी organic molecules whose behavior cannot be explained by a single Lewis structure. जब हम किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टी उसकी केवल एक ही स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है ना, तो हम उसकी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाते थे और उन पॉसिबल स्ट्रक्चर्स को हम कहते थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और ये फिनोमिना कहलाता था रेजोनेंस. अब हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करें तो इस चीज का सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो होता है बेंजीन. बेंजीन का स्ट्रक्चर बना हुआ है. इस स्ट्रक्चर में देखिएगा, बेंजीन में ये जो कार्बन है अगर मैं इनको नंबर दे दूं, दैट इज C1, C2, C3, C4, दैट इज C5 एंड C6. तो देखिएगा C1 C2 के बिटवीन डबल बॉन्ड है, C2 C3 के बिटवीन सिंगल है, C3 C4 के बीच डबल, ये सिंगल, ये डबल, सिंगल. तो बेंजीन के अंदर अगर हम बॉन्ड लेंथ मेजर करें तो इस बेंजीन में दो टाइप की बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आना चाहिए और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आना चाहिए. दो टाइप की बॉन्ड लेंथ इसमें आनी चाहिए. बेंजीन शुड एग्जिबिट टू डिफरेंट बॉन्ड लेंथ ड्यू टू कार्बन कार्बन सिंगल एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. लेकिन जब एक्चुअल में एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से इसकी जो बॉन्ड लेंथ मेजर की जाती है तो वो बॉन्ड लेंथ जो होती है, अब हमें पता है कि जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 154 पिकोमीटर. और डबल बॉन्ड जो होता है तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होती है? 134 पिकोमीटर होती है. लेकिन बेंजीन के अंदर जब हम बॉन्ड लेंथ को मेजर करते हैं तो हाउएवर as determined experimentally, benzene has a uniform carbon carbon bond distance 139. बेंजीन के अंदर ये जितनी भी बॉन्ड लेंथ होती हैं ये सारी की सारी इक्वल आती हैं, सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती हैं. और कितनी होती है? सारी की सारी बॉन्ड लेंथ जो है वो 139 पिकोमीटर होती है. अब देखिएगा 139 पिकोमीटर होने का मतलब क्या हुआ कि क्या ये सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है? कौन सा बॉन्ड है? 139 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ है तो कौन सा बॉन्ड होगा? तो देखिएगा, ना तो ये प्योरली डबल होगा ना प्योरली सिंगल होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ जो है वो दोनों के बीच की है. तो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है एक्चुअल में सिंगल और डबल दोनों के बीच का होता है. इट मींस पार्शियल डबल बॉन्ड जैसा करेक्टर यहाँ पर होता है. अ वैल्यू इंटरमीडिएट बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. अब ऐसा किस तरीके से हुआ? जो बॉन्ड लेंथ है या तो सिंगल होगी या डबल होगी, या तो 154 होनी चाहिए या 134 होनी चाहिए. लेकिन बॉन्ड लेंथ एक्चुअल में ऐसा है. तो अब इस बॉन्ड लेंथ को हम, ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड वाले जो करेक्टर वाली जो बॉन्ड लेंथ है, इसको हम इस अकेले स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते. Thus, the structure of benzene cannot be represented adequately the above structures. That's right. तो बेंजीन की इन प्रॉपर्टीज को हम इस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते. इसलिए क्या किया गया, बेंजीन जो है उस बेंजीन की हम दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. बेंजीन की दो पॉसिबल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ड्रा की गई हैं. फर्दर बेंजीन कैन बी रिप्रेजेंटेड इक्वली वेल बाय द एनर्जेटिकली आइडेंटिकल स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड. बेंजीन की दो स्ट्रक्चर पॉसिबल बनाई गई कि बेंजीन को हम एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसकी दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड. दोनों की एनर्जी बराबर होती है. इन दोनों स्ट्रक्चर्स में देखिएगा, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखिएगा कार्बन 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, जबकि सेकंड में कार्बन 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है. यहाँ 2 3 में सिंगल है, 2 3 में यहाँ डबल है, यहाँ डबल है, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल सिंगल, तो अल्टरनेटली है. तो एक स्ट्रक्चर में जहां कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल होता है, दूसरे में वहां सिंगल बॉन्ड होता है.
according to the resonance theory the actual structure of benzene cannot be adequately represented by any of these structures। रेजोनेंस थ्योरी में हमने ऐसा पढ़ा है रेजोनेंस के अंदर कि आपका कोई मॉलिक्यूल हो, उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी एक ही स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं होती है तो हम उसकी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और ये जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होती है ना, इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। उस मॉलिक्यूल का एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है वो इनमें से कोई सा भी नहीं होता। मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो इन सब स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड होता था। तो अब बेंजीन की हमने ये दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बना दी हैं, इनको हम कैनोनिकल या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहेंगे। इन दोनों में से बेंजीन की एक्चुअल स्ट्रक्चर कोई सी भी नहीं। दैट्स राइट, बेंजीन की जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है वो इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। रादर इट इज अ हाइब्रिड ऑफ टू स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। दैट्स राइट, दोनों का हाइब्रिड होता है। द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ये दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है, इनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। ये जो है ये कैनोनिकल या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये दोनों के दोनों एक्चुअल स्ट्रक्चर्स नहीं है। दैट्स राइट, इन दोनों स्ट्रक्चर्स का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता है। बेंजीन अगर आपके पास में है या जो भी कंपाउंड आपके पास में है तो वो इसी फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। ये तो बस केवल उसकी हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, एक्चुअल स्ट्रक्चर उसका वही होगा। तो बेंजीन ना तो ऐसा मिलेगा ना ऐसा मिलेगा, दीज आर पॉसिबल या हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स। एक्चुअल स्ट्रक्चर जो बेंजीन का होता है वो तो यार जिस भी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है वो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है वो तो इनका सबका रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। तो देखिएगा रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो यहाँ डबल, यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ डबल होगा, यहाँ सिंगल होगा, यहाँ डबल सिंगल, तो पार्शियल डबल बॉन्ड जो होता है वो पूरी बेंजीन रिंग के ऊपर होता है। ये इसका जो है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का। और ये दोनों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं। आर हाइपोथेटिकल एंड इंडिविजुअली डू नॉट प्रेजेंट एनी रियल मॉलिक्यूल। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, दीज आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो है ये हाइपोथेटिकल होती हैं और इन दोनों में से कोई सा भी स्ट्रक्चर बेंजीन के एक्चुअल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं करती है। They contribute to the actual structure in proportion to their stability। बस ये तो क्या करती हैं, इसकी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती हैं उनको स्टेबलाइज करने में अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो प्रोवाइड करती है। दैट इज रेजोनेंस। ऐसा हमने केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में भी डिस्कस कर लिया था। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, Another example of resonance is provided by nitromethane। नेक्स्ट बेंजीन के अलावा नेक्स्ट देखिएगा नाइट्रोमीथेन में, दैट इज नाइट्रोमीथेन which can be represented by two Lewis structures। नाइट्रोमीथेन को हम दो लेविस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिएगा CH3 का CH3 N के ऊपर डबल बॉन्ड O, दैट्स राइट, और ये सिंगल बॉन्ड O, ऊपर नेगेटिव चार्ज N पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और दूसरी जो स्ट्रक्चर उसमें हमने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो ये नेगेटिव बन गया, इस पर पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव में डबल बॉन्ड बना गया ये वाला, ठीक है ना। तो दो स्ट्रक्चर्स हो गई हैं। इसमें ये जो ऑक्सीजन है इसको मैं ए कह सकता हूँ, ये बी। तो जो ए ऑक्सीजन है वो नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना के जुड़ी है, बी ने सिंगल बनाया हुआ है, जबकि दूसरे स्ट्रक्चर में ए ने सिंगल, बी ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। दीज आर टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये दोनों के दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। However, it is known that the two NO bonds of nitromethane are of the same length, ठीक है। अब देखिएगा अगर मैं नाइट्रोबेंजीन के स्ट्रक्चर देखूं या इस स्ट्रक्चर को देखूं तो नाइट्रोमीथेन के अंदर नाइट्रोजन जो है उसके साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड करके जुड़ी है सिंगल बॉन्ड से, तो दोनों की दोनों जो बॉन्ड लेंथ है वो कैसी आनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। बट एक्चुअल में नाइट्रोमीथेन का जब स्ट्रक्चर देखा जाता है तो ये दोनों के दोनों बॉन्ड लेंथ सेम होती है, एक जैसी होती है। अब एक जैसी बॉन्ड या इक्वल बॉन्ड लेंथ होना ना तो हम इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं ना इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ये तो दोनों केवल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं। तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है नाइट्रोमीथेन का वो तो इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, ठीक है ना। तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे होता है कि इसके साथ भी पार्शियल डबल और इसके साथ भी पार्शियल डबल, इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो होता है। इंटरमीडिएट बिटवीन NO में सिंगल और N डबल बॉन्ड और डबल, दोनों के बीच की जो है ना वो पार्शियल डबल बॉन्ड इनके बीच में होता है। द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोमीथेन इज देयरफॉर अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द टू कैनोनिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों स्ट्रक्चर का एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है वो इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, राइट।
इस तरीके से हम रेजोनेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सीधा सीधा से अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं किसी भी कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी को जब हम केवल एक ही स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो फिर हम उसकी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और वो जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हमने बनाई है उनको हम कहते हैं रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स। मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो उन पॉसिबल स्ट्रक्चर्स जो है उनका रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, उन सबका कॉन्ट्रीब्यूशन करके बनाया जाता है। अब आता है रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है ये भी हमने वहां पर समझा है आपको। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, देखिएगा, कोई मॉलिक्यूल, ठीक है, उस मॉलिक्यूल की पॉसिबल स्ट्रक्चर बन गई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये पॉसिबल स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है, इनको हम कह रहे हैं रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स। और उसका एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है वो इन सब का मिला जुला हाइब्रिड होता है, ये है उसका हाइब्रिड। अब रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, देखिएगा, ये जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स जो बनी हुई है, इन पॉसिबल स्ट्रक्चर्स में से जिस स्ट्रक्चर की एनर्जी सबसे कम होती है, दस राइट, मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है सेकंड वाली, इसकी एनर्जी सबसे कम है ये, और ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है इसकी एनर्जी, हाइब्रिड की एनर्जी और भी कम होती है, सबसे कम एनर्जी हाइब्रिड की होती है, दैट्स राइट। हाइब्रिड की एनर्जी सबसे कम, क्योंकि एनर्जी सबसे कम होगी इसीलिए उसकी स्टेबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा होगी, इसलिए मॉलिक्यूल रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्टेंस करता है। अब ये जो पॉसिबल या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनी है, इन स्ट्रक्चर्स की एनर्जी होगी, इन स्ट्रक्चर्स में से जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, और रेजोनेंस हाइब्रिड जो है उसकी एनर्जी, दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है दैट नोन एज रेजोनेंस एनर्जी, इसी को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं, ठीक है। द एनर्जी ऑफ एक्चुअल स्ट्रक्चर है रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ मॉलिक्यूल, द रेजोनेंस हाइब्रिड इज लोअर, इसकी एनर्जी कम होती है किससे, जितनी भी ये पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं उन सबसे, लोअर देन दैट ऑफ एनी ऑफ द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, ये जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनसे रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी एक्चुअल स्ट्रक्चर की एनर्जी कम होती है। The difference of energy between the actual structure, that is the actual structure, एंड द लोवेस्ट एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनी है उनमें से जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है ना, उसकी एनर्जी, उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी, दोनों का डिफरेंस जो होता है इज कॉल्ड द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और सिंपली इसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। चलिएगा, अब ये रेजोनेंस एनर्जी जो है इन दोनों का डिफरेंस जो है वो जितना ज्यादा होगा, डिफरेंस ज्यादा होने का मतलब क्या होगा कि ये एनर्जी ज्यादा होगी और ये क्या होगी, उतनी ही कम होगी, तो डिफरेंस ज्यादा होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा, ज्यादा डिफरेंस का मतलब है एक्चुअल स्ट्रक्चर की एनर्जी कम, इसकी एनर्जी कम होगी, जितना कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो रेजोनेंस एनर्जी, दोनों के बीच एनर्जी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब एक्चुअल स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी उतनी ही कम होगी, इसका मतलब स्टेबिलिटी जो है उतनी ही ज्यादा होगी। द मोर द, ठीक है ना, द मोर द नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर द मोर इज द रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। अभी ये पॉइंट तो अलग है, जो मैं कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब आगे सुनिएगा, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इस कंपाउंड की जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी, ये जितनी ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनेगी, ठीक है ना, उस मॉलिक्यूल की रेजोनेंस एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनेगी उतनी ही ज्यादा ये रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है ना। रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी उतनी ही कम होती चली जाएगी जितनी ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इसलिए मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी। रेजोनेंस इज particularly important when the contributing structures are equivalent in energy. Resonance is particularly important when the contributing structures are equivalent in energy, ठीक है ना। ये रेजोनेंस कब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब ये जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है इनकी एनर्जी अप्रॉक्स क्या होती है, इक्वल होती है, तो रेजोनेंस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, The following rules are applied while writing the resonating structures, ऐसा हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है कि जब हम ये पॉसिबल स्ट्रक्चर्स जब हम लिखते हैं मॉलिक्यूल की, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स जब हम मॉलिक्यूल के लिखते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड जब बनाते हैं, तो ये जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स जो हम लिख रहे हैं तो इनको लिखते समय हम कौन कौन से रूल्स जो है वो फॉलो करते हैं,
ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहला तो द रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैव नंबर 1 पहली चीज सेम पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई। ये जितने भी स्ट्रक्चर आप लिख रहे हो ना इनके अंदर न्यूक्लियस का पोजीशन सेम रहना चाहिए। इसका मतलब एटम का जो पोजीशन है वो नहीं बदलना चाहिए। एटम का पोजीशन जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उन सब में सेम होगा। नंबर 2 जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप लिख रहे हो उनके अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनका नंबर भी सेम रहेगा। तो जितना ज्यादा रेजोनेटिंग एनर्जी रहेगी उतनी ही स्टेबिलिटी रहेगी। तो रूल्स में बता रहा था आपको। तो जितनी भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं उन सब में एटम का पोजीशन वही रहना चाहिए और दूसरा उन सब के अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी वही रहने चाहिए, चेंज नहीं होने चाहिए। अमोंग द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स द वन विच हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज मोर स्टेबल देन अदर। अब इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी होगी? जो इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगी ना उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, याद रखिएगा। और हाइब्रिड की तो सबसे ही कम होती है। दोनों के बीच एनर्जी का जो गैप होता है उसी को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। अब इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर की एनर्जी सबसे कम होगी? ठीक है ना, जो स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसी की एनर्जी कम होगी। अब इनमें से कौन सी सबसे ज्यादा स्टेबल होगी वो देखिएगा। नंबर 1 मोर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, जिसमें जिस स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। इसके अलावा ऑल द एटम्स विद ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनमें से जिसका ऑक्टेट, जिसमें जितने भी एटम्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा ऑक्टेट जिनके अंदर कंप्लीट होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो तो ऑक्टेट को फॉलो नहीं करता है, तो हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी मैक्सिमम जो एटम्स हैं उन सब का अगर ऑक्टेट कंप्लीट जिस स्ट्रक्चर में है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। नेक्स्ट और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लेस सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। अपोजिट चार्ज जो होते हैं उनका, अपोजिट जो चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव उनका कम से कम सेपरेशन होना चाहिए। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है वो कम होने चाहिए। जिसमें जितने ज्यादा चार्ज होंगे पॉजिटिव नेगेटिव जितने डिस्टेंस पर होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। और नेगेटिव चार्ज इफ any on more electronegative atom, a positive charge if any on more electropositive atom. That's right. And number 2 more dispersal of charge। और इसके अलावा एक चीज और भी है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा लेस ईएन वाले एटम पर होना चाहिए और जो नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा जो है हाई ईएन एटम पर होना चाहिए। अगर कहीं पर उल्टा हो रहा है, जो हाई ईएन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेस ईएन पर नेगेटिव चार्ज आया है, तो बेटा वो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो आपकी ज्यादा स्टेबल नहीं होगी बल्कि कम स्टेबल होगी। इसके अलावा नेक्स्ट मोर डिस्पर्जल ऑफ चार्ज, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो चार्ज है इधर पॉजिटिव और नेगेटिव कोई सा भी है इसका ज्यादा से ज्यादा फैलाव होना चाहिए। मोर डिस्पर्जल, ऐसा नहीं है कि एक ही एटम पर बैठा रहे चार्ज, ये जितने भी हैं सबके ऊपर इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जिसमें जितना ज्यादा ये डिस्पर्जल होगा वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। तो सबसे पहली बात नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जिसमें ज्यादा होंगे वो स्टेबल होगी। सबका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा जो अपोजिट चार्ज उनका सेपरेशन नहीं होना चाहिए, इट मीन चार्ज कम से कम रहना चाहिए। अगर चार्ज है तो हाई ईएन वाले पर नेगेटिव और लो वाले पर पॉजिटिव होना चाहिए। और चार्ज जो है वो उसका डिस्पर्जल सबसे ज्यादा होना चाहिए, वो फैलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही एटम पर सारे स्ट्रक्चर्स में चार्ज जो है वो रहे, इसका डिस्पर्जल ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। इस तरीके की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। दैट्स राइट। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस वो देखिएगा। राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एसीटेट आयन, ठीक है ना। एसीटेट जो आयन है उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना दीजिएगा। एंड शो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई कर्व्ड एरो, और इलेक्ट्रॉन का जो है शो भी कीजिएगा। देखिएगा एसीटेट आयन का अगर मैं पहला स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O पर नेगेटिव चार्ज। ये एसीटेट आयन का एक स्ट्रक्चर बना। अब दूसरे स्ट्रक्चर में क्या होगा? यहाँ से ये देखिएगा, यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड वाली ये क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगी, जिससे इस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, इस पर पॉजिटिव होगा, और ये अपना नेगेटिव चार्ज इसको देकर के बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगी, जिससे सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी CH3C। इस पर आ जाएगा O डबल बॉन्ड O और इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब इनमें चेक कर कीजिएगा, एटम का जो पोजीशन है वो किसी में चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी में चेंज नहीं हुए, उतने के उतने ही है। दैट्स राइट। बस ये दो मेजर कंडीशंस हैं।
कि एटम का पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होना चाहिए, तो ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। अब एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, एक्चुअल स्ट्रक्चर्स बना दीजिए। एक्चुअल स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे हाइब्रिड तो दोनों को कंट्रीब्यूट करके बनाएंगे, तो दोनों में CH3 एज इट इज है तो CH3 एज इट इज हो गया, दोनों में CH3 कार्बन पर बॉन्डेड है, कार्बन पर हो गया, दोनों में कार्बन से ऑक्सीजन बॉन्डेड है, ऑक्सीजन बॉन्डेड हो गया, ये लीजिए। लेकिन फर्स्ट स्ट्रक्चर कहती है कि ये कार्बन और ऑक्सीजन जो है इनके बीच डबल बॉन्ड है, बट यहाँ पर सिंगल है, ठीक है। सेकंड कहती है कि नहीं यहाँ सिंगल है, फर्स्ट कहती है कि डबल है, तो डबल भी सिंगल भी दोनों को कंट्रीब्यूट करके बनाओगे पार्शियल डबल। ऐसे ही फर्स्ट कहता है कि यहाँ सिंगल होना चाहिए, सेकंड कहते हैं नहीं डबल होना चाहिए, तो सिंगल भी डबल भी कंट्रीब्यूट करके पार्शियली डबल, इस तरीके से। और नेगेटिव चार्ज देखिएगा, फर्स्ट कहता है नेगेटिव चार्ज इस ओ पे होना चाहिए, सेकंड कहता है इस पे होना चाहिए, तो नेगेटिव चार्ज ओवरऑल एक ही है, लेकिन वो एक स्ट्रक्चर में यहाँ एक में यहाँ, इसका मतलब हाफ नेगेटिव चार्ज इस पर और हाफ इस पर, दोनों पर हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, डिस्पर्जन हो गया है। ये इसका हो जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। चलिए उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, राइट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ दिस, ये जो मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल का आपको रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स जो है वो लिखनी है, ठीक है, और इंडिकेट रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, इनकी स्टेबिलिटी जो है उसको भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना, इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स लिखनी है और इसकी स्टेबिलिटी भी बतानी है। तो सबसे पहले हमने इसका स्ट्रक्चर बना दिया, एक तो नॉर्मली CH2 CH CH डबल बॉन्ड, और ये लीजिए स्ट्रक्चर हमने इसका बना दिया है। उसके बाद में जो है सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम इसका बनाएं तो देखिएगा क्या किया हमने, यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड ये था, तो हमने क्या किया यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये जो ऑक्सीजन वाले, तो ऑक्सीजन की EN क्या होती है एक्चुअल में हाई होती है, और ऑक्सीजन की EN हाई है, तो चलो मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH देन C डबल बॉन्ड OH, ये लीजिए ऑक्सीजन का EN हाई है, इसलिए ऑक्सीजन ने क्या किया बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस O पर चले गए, O पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, कार्बन पर पॉजिटिव हो गया, कार्बन पर पॉजिटिव आते इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पुल किया जिससे इस पर डेफिशिएंसी आई, इसने यहाँ से, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो गए ऐसे, दैट्स राइट। तो सेकंड जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनी वो क्या बन गई बेटा, वो देखिएगा बन गई कि ये CH2 एज इट इज रह गया, ये CH एज इट इज रह गया, ये C ये O और ये H, क्या हुआ यहाँ के इलेक्ट्रॉन वहां जाने से वहां नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया और यहाँ पर क्या गया सिंगल बॉन्ड, ये लीजिए, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर आने से यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ आने से कौन सा आ गया यहाँ नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव ने मिलकर बना दिया डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो इसका अपोजिट भी हो सकता था, अपोजिट क्या हो सकता था देखिएगा, अगर बाई चांस ऐसा होता क्या होता कि ये इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट ना होकर के अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते कार्बन की तरफ, तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता, इलेक्ट्रॉन आते, ये इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाते, तो अगली जो स्ट्रक्चर बनती उसमें क्या होता, ये CH2 ये CH ये C ये O ये H, ये लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाता इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आते, तो यहाँ आता नेगेटिव चार्ज, ऊपर हो जाता पॉजिटिव चार्ज क्रिएट, ठीक है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते तो यहाँ आता नेगेटिव, यहाँ आता पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या बना देते डबल, यहाँ आता था डबल, ये लीजिए। इस तरीके से इसकी 3 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स हमने जो है वो बना दी है, ये लीजिए, एटम की पोजीशन चेंज नहीं हुई है, एटम का जो पोजीशन है वो सेम ऐसा के ऐसा ही है, ठीक है। चलिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो भी उतने के उतने ही है, आप काउंट करेंगे इसके अंदर तो वो भी उतने के उतने ही है। अब आप इनकी स्टेबिलिटी देखिएगा, इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है, पहली बात तो जिसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, काउंट कीजिए किसमें कोवेलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा है। फर्स्ट स्ट्रक्चर है इसमें कोवेलेंट बॉन्ड देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फर्स्ट में 9 है, सेकंड में 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन के साथ 6 7 8, दोनों हाइड्रोजन के साथ यहाँ 8, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, ठीक है ना। मोस्ट स्टेबल कौन सी होगी, मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, इसमें है फर्स्ट में सबसे ज्यादा है,
इसलिए फर्स्ट सबसे ज्यादा होगी। ईच कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम हैज एन ऑक्टेट एंड नो सेपरेशन ऑफ अपोजिट चार्ज। सारी चीज इसमें है। फर्स्ट जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था इसमें हर किसी का ऑक्टेट भी कंप्लीट है और देखिएगा कहीं पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, इट मीन चार्ज सेपरेशन क्रिएट नहीं हुआ है। दैट्स राइट, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब दूसरे में देखिएगा कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है। चार्ज का सेपरेशन यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है, लेकिन इन चार्ज सेपरेशन में देखिएगा जो सेकंड वाली जो स्ट्रक्चर उसमें देखिएगा नेगेटिव जो चार्ज है वो ऑक्सीजन पर क्रिएट हुआ, कार्बन पर पॉजिटिव। थर्ड वाले में देखिएगा ऑक्सीजन पर पॉजिटिव है जबकि कार्बन पर नेगेटिव। तो जब चार्ज सेपरेशन क्रिएट होता है तो नेगेटिव चार्ज जो है वो हाई ईएन पर होना चाहिए जबकि पॉजिटिव लोअर ईएन पर होना चाहिए। दैट्स राइट। तो दोनों में से कौन सी ज्यादा स्टेबल है? सेकंड वाली जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल है, थर्ड वाली कम है। सेकंड स्ट्रक्चर में क्या है? नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, इसलिए ज्यादा स्टेबल है। और तीसरी वाली जो है वो सबसे कम स्टेबल होगी, डज नॉट कंट्रीब्यूट। ये जो है ये सबसे लेस स्टेबल है, इसलिए इसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। एज ऑक्सीजन हैज पॉजिटिव चार्ज एंड कार्बन हैज नेगेटिव चार्ज, हेंस लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल जो है वो यही वाली होगी। किस तरीके से हम उनकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है उनकी स्टेबिलिटी को देख सकते हैं। सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड देखना है, उसके बाद चार्ज का सेपरेशन देखना है, फिर चार्ज सेपरेशन देखने के बाद आपको उससे पहले आपको कोवलेंट बॉन्ड देखना है, उसके बाद में फिर आपको देखना है ऑक्टेट, उसके बाद चार्ज सेपरेशन देखना है। बस राइट, इस तरीके से हम जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग टू स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड कैन नॉट बी द मेजर कंट्रीब्यूटर्स। तो ये जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है, रियल स्ट्रक्चर ऑफ दिस, ये एस्टर है, इथाइल एसीटेट, सॉरी मिथाइल एसीटेट, ठीक है ना, मिथाइल एसीटेट। इसका रियल स्ट्रक्चर होता है CH3 C पे डबल बॉन्ड O, उसके बाद में O, उसके बाद में CH3, ये इसका रियल स्ट्रक्चर होता है। या आप इसको क्या कह सकते हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 भी कह सकते हो। अब हमने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 2 और हमने ड्रॉ की। हमने कहा कि अगर यहाँ से ये जो पाई बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाए, जिससे इस पर कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव, यहाँ पे कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो हमने ये स्ट्रक्चर बना दी, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब इस पर जैसे पॉजिटिव चार्ज आया, ये जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर है, उसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया और इसने पॉजिटिव चार्ज इसको दिया, जैसे दोनों के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, पॉजिटिव चार्ज इस पर चला गया, इस पर, उस पर एज इट इज नेगेटिव चार्ज रहेगा। ये लीजिए, अब ये दोनों के दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं, इन दोनों में देखिएगा इन दोनों का ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में या रेजोनेंस में कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। इन दोनों के इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि पहली स्ट्रक्चर ये तो उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर है ही। अब फर्स्ट जो स्ट्रक्चर तुमने बनाई है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाली, उसमें देखिएगा उसके अंदर पहली बात तो चार्ज का सेपरेशन क्रिएट हो गया है, और दूसरी चीज क्या हुई है कि कार्बन यहाँ पर बन गया है, उस कार्बन का देखिएगा ऑक्टेट जो है ना वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। जबकि ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी होती है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कौन सी होती है, जिसमें चार्ज सेपरेशन नहीं होना चाहिए, सबका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होना चाहिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होने चाहिए। कोवलेंट बॉन्ड भी क्या रह गए, कम रह गए यहाँ पर, ठीक है ना, वहां के वजह। ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसमें ऑक्टेट तो कंप्लीट है लेकिन चार्ज का सेपरेशन बहुत ज्यादा हो गया है, पॉजिटिव नेगेटिव बहुत ज्यादा दूर चले गए हैं। दूसरा ऑक्सीजन जो उस पर देखिएगा पॉजिटिव चार्ज भी क्रिएट हो गया है, इसलिए the two structure are less important contributors as they involve charge separation. Additionally, structure first contain a carbon atom with an incomplete octet. That's right. और सेकंड जो स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज भी क्रिएट हो गया है, इसलिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज रेजोनेंस इफेक्ट। 12th क्लास के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है, रेजोनेंस इफेक्ट, जिसको कि हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, आर इफेक्ट कहते हैं। देखिए, the resonance effect is defined as the polarity produced in the molecule by interaction of two bonds or between a bond and lone pair of electron present on the adjacent atoms. That's right. Polarity produce हो जाए, ठीक है, इन द पूरे 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 मॉलिक्यूल के अंदर,
किस किस के बिटवीन इंटरेक्शन होने के बाद में, दो बॉन्ड या फिर क्या हो जाए, एक बॉन्ड और एक लॉन पेयर के बीच में, और ये जो पोलैरिटी यहाँ पर क्रिएट हुई है वो अगर मॉलिक्यूल पर डीलोकलाइज होती है, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर अगर ये पोलैरिटी डीलोकलाइज होती है तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द चेन के द्वारा ये जो पोलैरिटी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई है ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर ट्रांसमिटेड होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, और इसको हम एम इफेक्ट भी कह देते हैं, एम से लिख देते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट और एक होता है नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। अब दोनों रेजोनेंस इफेक्ट को हमें समझना है, व्हाट डू यू मीन अबाउट द पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट एंड व्हाट इज द मीन ऑफ नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। चलिए पहला हम समझते हैं पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखिएगा पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, जिसको कि हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, प्लस आर इफेक्ट भी कहते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन दिस इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन is away from a atom or substituent group attached to the conjugated system। जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है उसके ऊपर जो एटम या ग्रुप जुड़ा हुआ है उससे जब इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं या उस एटम से कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जब इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो उसको हम कहते हैं प्लस आर इफेक्ट। दिस इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मेक सर्टेन पोजीशन इन द मॉलिक्यूल ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दिस इफेक्ट इन एनिलीन एज शोन। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन उस सब्स्टिट्यूट ग्रुप या एटम से कहाँ चले जाते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में चले जाते हैं, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर कुछ पोजीशंस होती हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कहां पर, एनिलीन के अंदर। ठीक है, चलिएगा एनिलीन के अंदर देखिएगा, लेकिन उससे पहले हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है उसको समझ लीजिएगा। देखिएगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है वो देखिएगा। The presence of alternating single and double bond in an open chain or cyclic system is termed conjugated system। जब किसी भी सिस्टम में कहीं पर भी किसी मॉलिक्यूल में, चाहे वो ओपन वाला हो चाहे क्लोज्ड हो, वहां पर अगर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल अगर अल्टरनेटली प्रेजेंट होते हैं तो ऐसा जो सिस्टम होता है उसे हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन या जो पोलैरिटी जो क्रिएट हुई है वो इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर जब ट्रांसमिट हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट कह देते हैं। और अगर जो इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम को, देन इट इज पॉजिटिव आर इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एनिलीन के अंदर, अब समझ लीजिएगा एनिलीन में किस तरीके से होगा। देखिएगा एनिलीन में किस तरीके से होता है ये रेजोनेंस इफेक्ट, पॉजिटिव आर इफेक्ट। तो देखिएगा ये एनिलीन का मॉलिक्यूल में ड्रॉ कर दो, ये लीजिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और एक NH2 ग्रुप है ये लीजिए, और N के ऊपर लॉन पेयर होता है। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पर लॉन पेयर होगा तो देखना क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये वाले। एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जब भी क्या होता है, अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर है, ठीक है ना, कार्बन नाइट्रोजन में है कार्बन ऑक्सीजन में है तो भी ऐसा ही होगा। अगर डबल बॉन्ड इट मींस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हो और एडजेसेंट जो पोजीशन है ये इसी से यहाँ पर कोई भी एटम जुड़ा हुआ हो एक्स वाई जेड। अब देखो जो एटम यहाँ पर जुड़ा हुआ है अगर उसके ऊपर लॉन पेयर है, लॉन पेयर अगर है दैट्स राइट, या फिर क्या है लॉन पेयर नहीं है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब देखो नेगेटिव चार्ज है तो ऑलरेडी लॉन पेयर हो गई होगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, या फिर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, या फिर उसके ऊपर फ्री रेडिकल बना हुआ है, दैट्स राइट, या फिर उसके ऊपर पाई बॉन्ड है। कोई सी भी कंडीशन अगर उसके पास में हो, लॉन पेयर हो या उस पर पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव हो, या फिर उसके पास में पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो, या उस पर फ्री रेडिकल बना हो, तो ये सब के सब क्या करते हैं, ये सब के सब ये जो एडजेसेंट पाई बॉन्ड है उसके साथ इंटरेक्शन कर लेते हैं। और ये जो इंटरेक्शन होता है इस इंटरेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं, दैट इज रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, अब वही कंडीशन यहाँ पर आ गई है। कंडीशन देखिएगा, ये कार्बन कार्बन दोनों के बिटवीन ये डबल बॉन्ड, एडजेसेंट एटम ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर लॉन पेयर है। तो क्या होता है, ये जो लॉन पेयर है ना, ये लॉन पेयर ये यहाँ के जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इनको रिपेल करता है,
याद रखिएगा, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड है इट मीन्स पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, और आपको पता है पाई बॉन्ड जो बनता है वो इस तरीके से लेटरल ऑर्बिटिंग से बनेगा, और ये जो एटम है इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन जो है ना इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं ड्यू टू द सिमिलर चार्ज। राइट, रिपेल करेंगे तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रिपेल होने के कारण अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, एडजेसेंट पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, जिससे वो अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए, इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे क्या हो जाएगा, देखिएगा अपने आप इस तरीके का हो जाएगा। देखिएगा यहाँ कोई चेंज नहीं आया, यहाँ भी कोई चेंज नहीं आया, लेकिन ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ पर आ गए दोनों, और दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं, यहाँ कौन सा चार्ज क्रिएट हो गया, नेगेटिव, यहाँ कौन सा हुआ, पॉजिटिव। अब जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, तो ये नाइट्रोजन क्या करता है, अपना वो जो लोन पेयर है वो इसको डोनेट करके और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। ये लीजिए, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसने इसको डोनेट किया, इसने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो जो नाइट्रोजन यहाँ पर है उस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। दैट्स राइट। अब यहाँ पर ये जो चार्ज सेपरेशन हुआ, जो पोलैरिटी हो गई है ना, ये पूरे मॉलिक्यूल पर लोकलाइज्ड हो जाएगी, पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर ट्रांसमिटेड हो जाएगी। कैसे हो जाएगी वो देखिएगा, इस कार्बन पर अब ये लोन पेयर बन गया ना, फिर से वही कंडीशन आ गई है कि ये कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, और नेक्स्ट जो आपका एटम है वो उसके ऊपर लोन पेयर आ गया, तो ये लोन पेयर फिर से इनको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो ये फिर अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे इस तरफ शिफ्ट होंगे ना, शिफ्ट होते ही क्या हो जाएगा, शिफ्ट होते ही देखिएगा इस तरीके का हो जाएगा, यहाँ कुछ चेंजमेंट नहीं हुआ, डबल बॉन्ड NH2 बैठा है एज इट इज पॉजिटिव चार्ज लेकर के, इस बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए ऐसे, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और वो लोन पेयर आ गया यहाँ पर। अब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ ना, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज और ये जो कार्बन है ये वाली पोजीशन, यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में जुड़ के क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड, तो यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर से ऐसा ही होगा, क्या होगा, फिर से वही कंडीशन आ गई है, ये कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है ये वाला, और यहाँ नेगेटिव चार्ज लोन पेयर है। तो अब ये जो लोन पेयर है ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन उस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे रिपल्शन के कारण। वहां जैसे शिफ्ट होंगे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एक और स्ट्रक्चर बन जाएगी, उसमें देखिएगा इस बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डबल बॉन्ड NH2 भी एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही वहां शिफ्ट हुए, इलेक्ट्रॉन जैसे इसके ऊपर गए, जाते हैं यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, लोन पेयर बन गया। जैसे इलेक्ट्रॉन वहां गए, यहाँ पर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, ये नेगेटिव दोनों जुड़ के डबल, ये लीजिए। फिर से यही होगा, क्या होगा आप देखना, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, और ये आगे एडजेसेंट पर नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वहां चले जाएंगे वापस, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले जाएंगे, N पर चले जाएंगे। जैसे ही दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो N पर जाएंगे, क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जैसे ही N पर जाएंगे, ले लीजिए यहाँ कोई चेंजमेंट नहीं, यहाँ नहीं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन N पर चले गए, N पर NH2, और दोनों इलेक्ट्रॉन जाते ही वहां पर एक लोन पेयर बन गया। दैट्स राइट, इलेक्ट्रॉन वहां जाते ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, इसका नेगेटिव दोनों कंबाइंड होकर के डबल। इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर लोकलाइज हो गए हैं। दैट्स राइट, दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब देखिएगा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, अब इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये एनिलीन का मॉलिक्यूल था, एनिलीन का मॉलिक्यूल है, दैट इज फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दैट इज सेकंड, दैट इज थर्ड, दैट इज फोर्थ एंड दैट इज फिफ्थ। ये लीजिए एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा इन सबका हाइब्रिड, तो इन सबका हाइब्रिड बना दीजिए। हाइब्रिड कैसे ड्रॉ करना है, तो देखिएगा इन सब में एक स्केलेटन आपको दिख रहा होगा, स्केलेटन क्या है, इन सब में ये वाला स्केलेटन प्रेजेंट है, और इन सब में NH2 भी प्रेजेंट है। ये लीजिए, अब देखिएगा ये जो रिंग है और ये जो N है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड देखिएगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर कहती है सिंगल, सेकंड कहती है डबल, डबल डबल फिर सिंगल। तो बताइए रिंग और N के बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो सम स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट सिंगल बॉन्ड बट अदर रिप्रेजेंट द डबल बॉन्ड। ठीक है ना, तो सिंगल भी है डबल भी है, इट मींस पार्शियल डबल इज प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद में व्हाट इज द चार्ज ऑन नाइट्रोजन, फर्स्ट स्ट्रक्चर से नो चार्ज ऑन नाइट्रोजन, बट सेकंड से पॉजिटिव, थर्ड से पॉजिटिव, फोर्थ से पॉजिटिव एंड फिफ्थ से नो पॉजिटिव। तो देखिएगा N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है भी और नहीं भी, इट मींस पार्शियली पॉजिटिव और नहीं। लीजिए उसके बाद रिंग में देखिएगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहती है, वो कहती है कि जो रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है ना वो कहाँ कहाँ है, वो यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड है यहाँ। सेकंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ और यहाँ,
थर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ डबल, फोर्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पे डबल और यहाँ डबल, फिफ्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पर डबल है, यहाँ भी डबल है और यहाँ भी डबल है, बट इतने डबल बॉन्ड हो नहीं सकते। इसका मतलब है कि जो डबल बॉन्ड होते हैं ना, वो पूरी रिंग के ऊपर डीलोकेलाइज होते रहते हैं। ये लीजिए, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, डॉटेड एक रिंग बना देते हैं। दिस रिंग रिप्रेजेंट द डीलोकेलाइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बॉन्ड हो गया। अब चार्ज देखिएगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर में कोई चार्ज नहीं है, सेकंड जो स्ट्रक्चर उसमें देखिएगा यहाँ कोई चार्ज नहीं है, बट ये जो पोजीशन है ना, इस पर है नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, बट अदर स्ट्रक्चर्स में नहीं है, इट मींस हियर पार्शियली नेगेटिव। थर्ड स्ट्रक्चर क्या कहती है कि ये जो पोजीशन है ये वाली यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव है, और फोर्थ स्ट्रक्चर कहती है कि यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव है। तो इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकेलाइज होता है, तो कुछ जगह जो है वो चार्ज जो है वो क्रिएट हो जाता है, या कुछ जगह जो चार्ज क्लाउड जो है वो क्रिएट हो जाता है कुछ पोजीशंस पर। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर हो गया है। ये हो गया है रेजोनेंस इन एनिलीन। अब एनिलीन ही जरूरी नहीं है, आप यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल लीजिए, सबके अंदर इसी तरीके का रेजोनेंस होगा। सबके अंदर किसके अंदर होगा, देखिएगा, ऐसा आपको सीखना पड़ेगा। ये बेंजीन, बेंजीन के अंदर जब मैंने NH2 को जोड़ा तो N पर लोन पेयर है, उसने डोनेट किया रिंग को, रेजोनेंस हुआ एज इट इज। अगर यहाँ पर हम कोई भी हेलोजन लेते, कोई भी हेलोजन, तो हेलोजन पर भी लोन पेयर है, तो वो भी सेम इफेक्ट जो है, कौन सा इफेक्ट, पॉजिटिव R इफेक्ट इसको हम कहेंगे, दैट्स राइट। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन लेता, अब ऑक्सीजन पर चाहे H जोड़ दो, चाहे क्या जोड़ दो, R जोड़ दो, ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर है, तो वो भी क्या करेगा, डोनेट करेगा, दैट्स राइट। इसके अलावा और कौन होगा, इसके अलावा बस इतने ही होंगे। ठीक है ना, ऑक्सीजन होगा, ये सब के सब क्या काम करते हैं, अपना जो लोन पेयर है वो रिंग को डोनेट कर देते हैं। तो इन सब का जो इफेक्ट होगा वो कौन सा इफेक्ट होगा, इन सब का जो इफेक्ट है वो प्लस R इफेक्ट जो है वो होता है। सबका जो इफेक्ट है वो प्लस R होता है इन सबका, दैट इज पॉजिटिव R इफेक्ट या पॉजिटिव R रेजोनेंस। चलिए, दैट इज द पॉजिटिव R रेजोनेंस। देखिएगा इन सब में क्या होगा, प्लस R इफेक्ट कौन कौन शो करेगा, तो प्लस R इफेक्ट शो करेगा कोई भी हेलोजन, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, इस पर लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, तो जिस पर भी लोन पेयर है वो सारे के सारे पॉजिटिव R जो इफेक्ट है वो शो करेंगे। नेक्स्ट जो रेजोनेंस है दैट इज नेगेटिव रेजोनेंस या नेगेटिव R रेजोनेंस। ये रेजोनेंस नेगेटिव R कब कहना है, और भी सुन लीजिएगा, नेगेटिव R इसे हम कब कहेंगे, नेगेटिव R जो है वो तब कहेंगे, this effect is observed when the transfer of electron toward the atom or substituent group attached to the conjugated system। conjugated system से जो एटम या ग्रुप अटैच्ड है, अगर वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग अगर होती है, ट्रांसफर अगर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव R इफेक्ट कहते हैं। दैट्स राइट। फॉर एग्जांपल जैसे कि नाइट्रोबेंजीन के अंदर, ठीक है, तो नाइट्रोबेंजीन में हम समझ सकते हैं किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, या एल्डिहाइड में, कीटोन में, किसी में भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा, मान लीजिए ये आपके पास बेंजीन, और इस बेंजीन के ऊपर आपने क्या किया हुआ है, लिख लीजिए, और अगर आपने बेटा मान लीजिए साइनो ग्रुप जोड़ दिया, या एल्डिहाइड ग्रुप आपने इसके ऊपर जोड़ दिया, ये देखिए ये एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है। सेम ऐसा ही किसमें होगा, नाइट्रोबेंजीन। क्या होता है, यहाँ से होता है C डबल बॉन्ड O की EN हाई है, तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों इस पर शिफ्ट होंगे, इस पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आते ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, इस पे कमी आती है, कहाँ से लेगा, जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उन डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, तो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो उस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही उधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, देखिएगा क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी, स्ट्रक्चर जो यहाँ से बनी है वो ये बन गई है। देखिएगा यहाँ कुछ चेंज नहीं आया, यहाँ कुछ चेंज नहीं आया, ये इलेक्ट्रॉन उधर जाने से क्या हुआ, उधर तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, इधर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट। अब देखिएगा क्या हुआ, उधर जैसे ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींच के नेगेटिव बना दिया है, दे दीजिए। अब कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज था वो, और इधर जो नेगेटिव चार्ज आया, वो दोनों जुड़ के बना देंगे डबल बॉन्ड। ये लीजिए, ये लीजिए। अब देखना क्या हुआ, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींचेगा, इस पर डेफिशिएंसी आएगी, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर हो जाएगी, दैट्स राइट। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट होंगे, क्या होगा, देखिएगा यहाँ कुछ चेंज नहीं आया, मेंट नहीं हुआ, यहाँ भी कुछ चेंजमेंट नहीं होगा, दैट्स राइट।
अब हुआ क्या है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही इधर शिफ्ट हुआ तो इधर शिफ्ट होते ही यहाँ पर कौन सा चार्ज क्रिएट हो गया है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया है। उधर जाते ही वहां कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, वहां पॉजिटिव, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, डबल। यहाँ पर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यही होने वाला है, ये लीजिए। ठीक है, क्या होगा, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, इस पर डेफिशिएंसी, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये पुल कर लेगा, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर हो जाएगी। आप देखिएगा यहाँ कुछ चेंजमेंट नहीं आया, यहाँ पर कुछ चेंजमेंट नहीं आया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जैसे इस तरफ शिफ्ट हुए, इधर कौन सा चार्ज क्रिएट हो गया, नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, दैट्स राइट। और यहाँ पर कौन सा चार्ज क्रिएट हो गया, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव ने यहाँ पे बना लिया डबल बॉन्ड यहाँ पे। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फाइनली देखेंगे तो देखिएगा फाइनली इस तरीके का हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के डेफिशिएंसी तो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा यहाँ से, इस पर डेफिशिएंसी आए तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा। जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा क्या हो जाएगा, तो देखना यहाँ कुछ चेंजमेंट नहीं, यहाँ कुछ चेंजमेंट नहीं, इलेक्ट्रॉन को पुल करते ही यहाँ कौन सा चार्ज आया है, नेगेटिव, और यहाँ का पॉजिटिव, दोनों ने जुड़ के डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। अच्छा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेते ही कार्बन पर कौन सा चार्ज क्रिएट हो गया, कार्बन पर पॉजिटिव क्रिएट हो गया, ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, दैट्स राइट। और दोनों जुड़ के क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड, फिर से वही मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ले लीजिए, अब इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड मैंने बनाना सिखा दिया। सबसे पहले स्केलेटन देखो, सब में ये स्केलेटन है, दैट्स राइट। सब में रिंग के साथ में कौन जुड़ा है, कार्बन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन जुड़ा है। अब पहले बॉन्ड देखिएगा बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन, फर्स्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कौन सा बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन में, डबल। ये कहता है सिंगल 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 डबल, इसका मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होगा इनके बीच में। ये लीजिए, अब कार्बन और रिंग में देखिएगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर कहती है सिंगल, सेकंड कहता है डबल डबल डबल, फिफ्थ फिर से कहती है सिंगल। तो सिंगल भी और डबल भी, तो यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब चार्ज देखिएगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर में कोई चार्ज नहीं है, सेकंड में ऑक्सीजन पर देखिएगा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, लेकिन फर्स्ट फोर्थ में नहीं है, तो ऑक्सीजन पर क्या होगा, पार्शियली नेगेटिव। कार्बन पर देखिएगा, कार्बन पे यहाँ कोई चार्ज नहीं है, दैट्स राइट, कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, उसके बाद रिंग पर देखिएगा, रिंग में डबल बॉन्ड चेक कीजिएगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या कहती है, वो कहती है डबल बॉन्ड यहाँ यहाँ यहाँ, सेकंड में यहाँ यहाँ, थर्ड कहती है यहाँ और यहाँ, फोर्थ क्या कहती है, डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ यहाँ, फिफ्थ कहती है, लेकिन इतने डबल बॉन्ड हो नहीं सकते, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड पूरी रिंग पर डीलोकलाइज हो जाएगी। अब रिंग में चार्ज और देखिएगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर में कहीं चार्ज नहीं है, सेकंड स्ट्रक्चर क्या कहता है कि ये जो एडजेसेंट पोजीशन है जिसको हम ऑर्थो पोजीशन कहते हैं, उस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, बट बाकी में यहाँ नहीं है पॉजिटिव, इसलिए पार्शियली पॉजिटिव। थर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पार्शियली पॉजिटिव, और फोर्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ये लीजिए, इस तरीके से रेजोनेंस हाइब्रिड। अब ये जो इफेक्ट है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिंग से लिया गया है, इसलिए इसको हम क्या करें, नेगेटिव आर इफेक्ट करें। नेगेटिव आर इफेक्ट कौन शो करेगा, देखिएगा नेगेटिव आर इफेक्ट शो करने वाला कौन है, बेंजीन के साथ जब भी जो एटम जुड़ा है आपका, यहाँ पर कोई भी एटम जुड़ा हो, एक्स वाई जेड कोई भी एटम आपका जुड़ा हो, दैट्स राइट, जैसे कार्बन नाइट्रोजन कुछ भी जुड़ा हो, ये लीजिए जेड अगर मैं लिखूं, और अगर इस जेड के ऊपर कोई भी डबल बॉन्ड बना करके जुड़ा हो, डबल बॉन्ड बनाकर, चाहे ओ जुड़ा हो चाहे एन जुड़ा हो, ठीक है ना, तो वो क्या काम करेंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना करके अगर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जुड़े हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन नाइट्रोजन की ईएन हाई है तो इलेक्ट्रॉन पुल करेंगे, उस पर डेफिशिएंसी आएगी और रिंग से खींचेगा। इसलिए इस तरीके के जो ग्रुप्स होते हैं उन सबका माइनस आर इफेक्ट होता है। किस किस का होगा, जैसे नाइट्रो ग्रुप, तो नाइट्रो ग्रुप में क्या होगा, बेंजीन जो रिंग है उसके ऊपर एन डबल बॉन्ड, ये वाला जो है ये नाइट्रो ग्रुप है, तो ऑक्सीजन यहाँ से लेगा। बेंजीन जो है उसके ऊपर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है, COH डबल बॉन्ड हो, तो ऑक्सीजन यहाँ से लेगा। एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एस्टर हो गया, ये सब के सब। अगर बेंजीन है उसके ऊपर C ट्रिपल बॉन्ड है, साइनाइड अगर है तो N यहाँ से लेगा। इन सब का कौन सा इफेक्ट होता है, नेगेटिव R टाइप का रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो होता है। जैसे यहाँ ये नाइट्रोबेंजीन जो है ना उसके अंदर रेजोनेंस बना हुआ है, ठीक है। अब नेगेटिव आर इफेक्ट देखिएगा किस किस का होगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का, एल्डिहाइड का, कीटोन का, CN का, NO2 का, इन सब का कौन सा होता है, नेगेटिव आर इफेक्ट होता है। ये आज हो गया है रेजोनेंस। तो इस चैप्टर में हमने जो पढ़ा है
वो पढ़ा है रेजोनेंस के बारे में, रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में। सबसे पहले रेजोनेंस किसको कहते थे, रेजोनेंस एनर्जी क्या होती थी, ठीक है। उसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो हम कैसे बनाते थे, कौन कौन से रूल्स होते थे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से भी उनकी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए कौन कौन से रूल फॉलो होते थे, ठीक है ना। स्टेबिलिटी हम कैसे बताते थे, फिर हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की है, फिर हमने रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ा है। रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता था, जो इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन या जो पोलरिटी क्रिएट हुई है वो जब पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर ट्रांसफर होती है, ठीक है, उसको हम रेजोनेंस इफेक्ट कहते थे। ये दो टाइप का होता था, पॉजिटिव आर और नेगेटिव आर। पॉजिटिव आर में जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था, बट नेगेटिव आर में जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन लिया करता था, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते थे, फिर उनसे रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो हम किस तरीके से ड्रॉ करते थे, ये भी मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। कौन से ग्रुप का कौन से टाइप का इफेक्ट होगा, कौन कौन से ग्रुप पॉजिटिव आर इफेक्ट शो करते हैं और कौन कौन से नेगेटिव आर इफेक्ट शो करते हैं, ये हमें याद रखना पड़ेगा। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।